Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 2 days, 5 and 6 June 2021. Let's start the session. Our first news is हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है RM 2021। जो भी बच्चा चाहे इसमें इनरोल हो सकता है ताकि उसको पूरी गाइड किया जाएगा। और CAPF 2021 इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया हमने, पेपर 1 यहाँ तक कि उसके वीडियो लेक्चर, PPT, टेस्ट सीरीज सब कुछ। ऐसी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज सब कुछ, यहाँ तक कि पेड टेलीग्राम ग्रुप, करंट अफेयर्स, हमने मतलब पूरा एक कोर्स बना दिया जिसको घर बैठे तैयारी करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो इसमें इनरोल हो सकता है, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आप शिवम10, ताकि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए इसको लेने के लिए। ये हमारा दोनों स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है, पूरा कोर्स स्टडी फंडा ऐप बोथ एंड्रॉयड iOS में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और कोई इंक्वायरी करनी हो तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा वाली बात है। और जिसको कुछ पर्टिकुलर इनमें से चाहिए, केवल नोट्स चाहिए या केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी हो सकता है। हमने इसे तोड़ भी दिया है, तो अपने हिसाब से हमने बच्चों की सहूलियत के हिसाब से सारे कोर्स को डिज़ाइन कर दिया। पहले बच्चे कहते सर हम पूरा नहीं लेना चाहते, तोड़ के लेना चाहते हैं, तो हमने वैसा भी कर दिया। जिसको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो करे। यहाँ तक कि 2-3 कोर्स बहुत अच्छे हैं। एक तो टेस्ट सीरीज में तो मेरे को लगता है जो भी सिंसियरली तैयारी कर रहा है उसको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। भले आपके भाई आपने नोट्स बनाया, आपसे आपने खुद से तैयारी करी, यहाँ सब कुछ करा होगा आपने, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप कम से कम 15 से 20 पेपर बाहर अच्छे से चेक नहीं करेंगे अपने आप को, आप एग्जामिनेशन में कर ही नहीं सकते। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो पेपर 1 की, और बच्चे सोचते हैं बस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज होती है, नहीं, पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने पेपर लिखा, उसको चेक करने वाला तो कोई चाहिए कि भाई ये हमारे हिसाब से तो हम आंसर लिखते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जब सामने वाला बंदा पढ़ता है तो वो उसमें बता सकता है कि क्या अच्छा लिखा है, क्या बुरा लिखा है। एक अच्छा ऐसे वही माना जाएगा, आप तो ग्रेजुएट हैं तभी आप CAPF का एग्जाम दे पा रहे हैं। एक अच्छा ऐसे वही माना जाएगा जो एक 12th क्लास का बच्चा आसानी से समझ सके, 12th क्लास का बच्चा आसानी से समझ सके, या 10th क्लास का बच्चा आसानी से समझ सके इतनी इंग्लिश, वो सबसे अच्छा ऐसे होता है। जो कॉमन मैन समझ सके वो अच्छा ऐसे होता है। ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन है एकदम आपने लिख दिया हाई फाई, वो भी बेकार ऐसे होता है। तो नॉर्मल ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं न्यूज़ की तरफ। RBI होल्ड रेट्स कट्स GDP फोरकास्ट। तो RBI ने अभी क्या करा है, RBI ने जो रेट उसकी चल रही थी उनको उसी ने बरकरार रखा है, ना बढ़ाया है ना कम करा है। ये कौन करता है? इसे करता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, RBI की MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनमें कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 जो होते हैं RBI की तरफ से होते हैं, 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। इस पूरी कमेटी को हेड कौन करता है? तो RBI का जो गवर्नर होता है वो इसको हेड करता है, वो डिसाइड करता है कि क्या रेट्स रहेंगी। तो अभी एज इट इज रखा गया। इसमें 2-3 चीजों को ज्यादा जिक्र हुआ, तो मैं आज को बताऊंगा। एक तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 6 मेंबर होते हैं। दूसरा, इसमें जो बात करी जा रही है वो रेपो रेट की भी बात करी जा रही है। यहाँ कहीं लिखा था, हाँ, पॉलिसी रेपो रेट, देखिए पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%, तो 4% भी रखा गया। ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से अभी न्यूज़ में आया, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो मैंने फिर से आपको बता देता हूँ। जो बच्चे नए हैं उनको फायदा हो जाएगा। तो 2 तरीके का हमारा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए RBI 2 तरीके से देखती है। एक तो मार्केट को अगर कंट्रोल करना है तो 2 ही तरीका, या तो मार्केट में आप खूब सारा पैसा डाल दो, तो आप क्या करोगे, तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इन्फ्लेशन क्या मतलब? महंगाई। महंगाई को कंट्रोल कैसे होगा? या तो आप सारा मार्केट से पैसा खींच लो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, और मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो आप मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दो तो महंगाई हो जाएगी। तो ये सिंपल 2 तरीके से अपना मार्केट चलता है। तो ये 2 एग्रीमेंट है जिनके स्वरूप RBI चला पाती है। तो पहला होता है रेपो रेट एग्रीमेंट, यहां मैंने लिख भी दिया डिफरेंस। रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं? SBI, IOB, ये सब जो बैंक है ये कमर्शियल बैंक होती है। वो रेट जिसपे, वो ब्याज दर जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। याद रखिएगा, जिस रेट पे, द रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक क्या हमारी RBI ऑफ इंडिया ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भाई आपको अगर लोन लेना है अगर किसी बैंक से, तो आपको कुछ गिरवी भी तो रखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक क्या गिरवी रखती है लोन लेने के लिए? इनके पास होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनके पास गिरवी रख देती है और RBI इन्हें दे देता है पैसा। किस ब्याज दर पे? इधर देखिए लिखा है ना 4%, तो 4% इंटरेस्ट रेट पे RBI इनको पैसा देता है। अब इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो ये क्या करेंगी, ये आगे पब्लिक को पैसा देंगी। अब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में जो रिसेशन चल रहा है उसे कंट्रोल कर देंगे। मार्केट में मंदी आई हुई है, वो मार्केट में महंगाई आई हुई है, तो उसे कंट्रोल कर देंगे। सिंपल बात है। तो ये अच्छे से आप समझ सकते हैं क्या मतलब होता है रेपो रेट का। इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है रिवर्स रेपो रेट। इसमें कुछ नहीं है। अब RBI क्या चाहता है कि मार्केट में ज्यादा पैसा ना रहे, हम सारा पैसा मार्केट से खींचना चाहते हैं। तो RBI क्या कहेगा
कि भाई हमें अपना पैसा वापस दो कमर्शियल बैंक से, आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, वापस अपना पैसा जो है, जो इनसे ली थी ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी है, तो कमर्शियल बैंक इनको अपना पैसा वापस करेगी, आरबीआई इनको अपना जीसेक लौटा देंगे। अब कमर्शियल बैंक पे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने अपना लोन जब चुका दिया तो कमर्शियल बैंक के पास क्या हुआ, पैसे की कमी आ गई, तो कमर्शियल बैंक आगे क्या करेगा कि आगे लोन नहीं देगा, आगे लोन नहीं देगा तो जो मार्केट है, मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, तो जिससे क्या होगा, अपनी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये काम होता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है मीनिंग, ये दोनों आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन, कमर्शियल बैंक अब देखिए ग्रांट कर रही है लोन किसको, आरबीआई को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो है वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, रिवर्स रेपो रेट करती है रिसेशन को। यहाँ लिख लीजिए रिसेशन भी बोलते हैं या मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये दो चीजें अभी 4% पे रखा गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट था रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में सबसे बेसिक चीज है इकोनॉमी की। आपको अगर ये नहीं आती तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट। डीएसी नोट्स फॉर बिल्डिंग 6 कन्वेंशनल सबमरीन। तो अब डीएसी क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हेड कौन करता है, याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन को काउंसिल को हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर, प्लीज रिमेंबर इट। ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। अभी कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह। ठीक है, डीएसी क्या होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डिसाइड करती है कि क्या क्या माल खरीदना चाहिए। तो अभी उसने जो डीएसीएस ने ऑर्डर दिया 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के लिए कि आप अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दीजिए कि आप बना पाएंगे कि नहीं, हम इंडिजीनियसली बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनी आपसे मांगा गया कि अपना अपना दीजिए। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो 6 कन्वेंशनल सबमरीन हो किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो बस इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। ये अलग से पूछा जाता है, प्रोजेक्ट 75I। प्लीज रिमेंबर, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ये ऑलरेडी किसी में पूछा जा चुका है, किसी पीएससी में, कि प्रोजेक्ट 75I किससे रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट 75I रिलेटेड है 6 कन्वेंशनल सबमरीन का बनाने के लिए। जो 6 सबमरीन बनेंगी वो इसी प्रोजेक्ट के तहत बनेंगी। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे बननी है, एसपी मॉडल पे बननी है, इसमें कुछ नहीं होता इस मॉडल में। इसमें यही है कि इंडिजीनियसली बनानी है इस मॉडल में, और कुछ नहीं है। इंडियन इंडस्ट्री, डिफेंस, इंडियन आर्मी और नेवी इन सबके साथ मिलके अपने ये वेपन सब बनाएगी। तो अभी 2 कंपनियां हैं, एमडीएल और एलएनटी, ये शॉर्टलिस्ट हुई है, ये अपने काम का नहीं है। कौन कौन हुआ है अपने काम का, जो है वो एक तो ये 75I, प्रोजेक्ट 75I, ये याद रखना है। और ये डिफेंस मिनिस्टर को हेड कौन करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, तो ये डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। इसके ज्यादा हमें याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, सब बेकार, कुछ काम का नहीं है। Push for citizenship to minority migrant, they can apply online, the awareness drive is not related to CA। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ये जो आप ये CA के विरोध में यहाँ लिखा भी है नो CA, ये इतना विरोध हो चुका था। आपको जो ध्यान रखना है वो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया सिटीजनशिप एक्ट के तहत, सिटीजनशिप याद रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक्ट है जो सबसे इनरोल होता है सब जगह। जो सीए में भी यही एक्ट काम कर रहा है, याद रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें ये बोला गया है कि जो भी माइनॉरिटी है, कहाँ की, 3 कंट्रीज की, याद रखिएगा 3 कंट्रीज की माइनॉरिटी, कहाँ कहाँ है 3 कंट्री, एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इनमें जो 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, इन 3 की 6 कम्युनिटी हैं अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम। बस मुस्लिम नहीं है इन 6 कम्युनिटी में, क्योंकि ये जो तीनों जो कंट्री हैं इसमें मुस्लिम जो है मेजोरिटी है, बाकी सारे रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी हैं। तो जो 6 माइनॉरिटी रिलीजन है, 6 माइनॉरिटी रिलीजन है, कौन कौन से, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन, बुद्ध, ये 6 है। तो ये 6 जो है वो इंडिया में अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं जो चाहते हैं। तो याद रखिएगा 3 नेशन से 6 माइनॉरिटी ग्रुप, मुस्लिम नहीं है इसमें, जो आपको फंसाएगा वो मुस्लिम में ही फंसाएगा। याद रखिएगा मुस्लिम नहीं है, 6 कम्युनिटी हैं, 3 कंट्रीज हैं बस, जिनको सिटीजनशिप दी जा रही है। किस एक्ट के तहत दी जा रही है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, बस। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है मैं बस वही बता रहा हूँ। हाईकोर्ट इम्पोजेस फाइन ऑन जूही चावला इन 5G केस, मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो इन पे बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, गलत भी बोल सकते हैं, सही भी, सबके लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। इनके ऊपर फाइन लगा दी है हाईकोर्ट। ये बोला कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। मैं नहीं मानता कि ऐसा करा भी हो पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है, लेकिन जो इनका मुद्दा था वो एकदम ठीक था। लेकिन इन पर 20 लाख का फाइन लग गया, अपने काम का नहीं है, लेकिन आया था, कंटिन्यू कर दी बस मैंने न्यूज़, क्योंकि ये पढ़ा चुका था मैं। आईएनएस संधनायक डीकमीशन, तो आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि वो पूछ लेता है रिसेंटली विच शिप इज डीकमीशन। अभी कल परसों भी एक शिप डीकमीशन हुई थी, उसका नाम बताएंगे। मैंने आपको बताया था आईएनएस कौन सी है। ये जो है आईएनएस संध्याक, याद रखेंगे, आईएनएस संध्याक ये सर्वे शिप हुआ करती थी, ये वॉर शिप नहीं थी, सर्वे शिप थी। ये सर्वे करती थी, बस मैप बनाती थी, ये जो सारे काम है ये करती थी। 40 साल के बाद इसे डीकमीशन किया गया, बस इसका नाम याद रखना है, आईएनएस संध्याक। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप थी। हाइड्रोग्राफ का मतलब हो गया पानी की सतह पे, हाइड्रो मतलब पानी,
तो जो पानी, जो समुद्र है, उसका सर्वे करती थी और शिप्स के लिए, और शिप मतलब इंडियन नेवी के लिए करेगी ऑफ कोर्स। तो इसको डीकमीशन कर दिया गया है आईएनएस संध्याक। बस आपको याद रखना है ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप थी, ये वॉरशिप नहीं थी, याद रखिएगा वॉरशिप नहीं है। वो ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली विच हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप वाज डीकमीशन, या ये पूछ सकता है कि आईएनएस संध्याक ये एक वॉरशिप थी, ये एक सर्वे शिप थी, कैसी शिप थी, वो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका डिफेंस पेपर है भाई। तो ये सीडीएस के लिए भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, एफकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सीएपीएफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई टू परचेज जीसैक वर्थ 1.2 लाख इन सेकंड क्वार्टर। देखिए वही बात आ गई, आरबीआई क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है जीसैक। जीसैक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मैं अभी आपको ऊपर बता के आया हूं। ये क्या हो रहा है, रेपो रेट पे काम कर रहा है, समझ गए ना आप। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है। अब आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास खरीदेगा, तो आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, इसके चैलेंज में पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आगे लैंड कर देगी पब्लिक को, लैंड क्या होगा, मार्केट में जो है पैसा बढ़ जाएगा। ये सिंपल साइकिल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आरबीआई का कोई प्लान नहीं है कि नए नोट छापो, भाई नए नोट छापने की जरूरत क्या है, जो उनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है उसको भेज दे रहे हैं, जब उनको जरूरत होगी तो छापेंगे। यही लिखा हुआ है, शक्तिकांत दास ने ऐसा बोल दिया जो आरबीआई के गवर्नर में, कि अभी हमें नहीं लगता कि छापना चाहिए। तो ये जो है बस आपको ये याद रखना, मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए, जो मैंने आपको ऊपर रेपो रेट समझाया ना, उसका मतलब ऐसे खरीदते हैं। देखिए सिंपल लिख के आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, रिवर्स रेपो रेट, फॉरेक्स, ओएमओज यही होता है, बेचना खरीदना, ताकि मार्केट स्टेबलाइज रहे, इसी को बोलते हैं ओएमओज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। G7 नेशन एग्री ऑन यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि G7 नेशन, पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि G7 नेशन में कौन कौन है। तो ये G7 नेशन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो तो है ड्रिंक जूस विद गर्लफ्रेंड। तो जीएफ और जूस, ये इसकी ट्रिक है 7 नेशन की। तो आप ये याद कर सकते हैं, जापान, यूएस, आई से इंडिया नहीं है, याद रखिएगा इटली है, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, और जी से जर्मनी, और एफ से अपना ई होगा, सॉरी हाँ कुछ अपना मिस हो गया क्या, एक कंट्री रह गई, हाँ फ्रांस। ठीक, तो ये 7 कंट्री आप ये जूस गर्लफ्रेंड याद कर सकते हैं, तो जिससे आपको G7 कंट्रीज का पता चल जाएगा। G7 जो है ये कौन सी कंट्री है, ये वो कंट्री है जिनकी इकोनॉमी जो है वो एकदम डेवलप्ड इकोनॉमी है। हम G7 कंट्री किनको बोलते हैं, जिन कंट्रीज की डेवलप्ड इकोनॉमी है। हमारी क्या है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इनमें देख लीजिए चाइना भी नहीं है। चाइना की क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, चाइना एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। G7 वही नेशन होते हैं जो पावरफुल डेवलप्ड नेशन हैं, वो G7 का पार्ट है। अब बच्चे कह सकते हैं कि सर इसमें रशिया क्यों नहीं है, तो पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन 1997 में या 98 में रशिया को बाहर कर दिया गया ड्यू टू क्रीमियन वॉर्स की वजह से, तब ये G7 हो गया, क्योंकि भाई अपना रशिया जो है वो भी तो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो G7 की तो ये बात हो गई। इन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, एमएनसी टू पे टैक्सेस वेयर दे ऑपरेट। इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है, इन्होंने क्या बोला, अभी क्या करती हैं कंट्रीज जो हैं वो टैक्स हेवन कंट्रीज ढूंढती हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहां बहुत कम टैक्स लगता है। तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, मान के लिए एक कंट्री है जो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, इंडिया में मान के चलिए 25% का टैक्स लगता है, तो ये क्या करेगी, ये किसी ऐसी कंट्री में चली जाएगी जहां टैक्स बहुत कम हो, यहाँ वो अपनी ब्रांच जो है दूसरी कंट्री में खोल देगी और वहां से ऑपरेट करेगी इंडिया में। क्यों, ताकि यहाँ पे कम टैक्स देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को जो है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का रखेंगे ही रखेंगे। तो इन 7 कंट्रियों में कोई भी कहीं पे भी आप काम कर लीजिए, भली वो कंट्री इधर हो, भली वो कंपनी इधर हो, भली इधर हो, भली इधर हो, कहीं पे भी अपनी ऑफिस खोलेगी, उसे 15% का टैक्स देना ही पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे टैक्स इवेजन नहीं होगा, टैक्स जो चोरी होता है वो चोरी नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है टैक्स इवेजन की आती है। लोग क्या करते हैं, ऐसी मॉरिशस और थाईलैंड, ये ऐसी ऐसी कंट्री है ना जिनमें टैक्स सेविंग कंट्री है, ये ज्यादा टैक्स लेती नहीं है, तो जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है वो वहां चली जाती हैं, वहां से ऑपरेट करने लगती हैं। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है, समझ गए सब लोग। आगे चलते हैं। पाकिस्तान मेक प्रोग्रेस ऑन टेरर फाइनेंस रेटिंग। तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करा है, जो करीबन 40 पैरामीटर होते हैं उसमें से 21 पैरामीटर पे वो सही साबित हो रहा है, बाकी के कुछ रह गए। और इसमें एक और चीज का जिक्र हो रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका तो सबको पता है, FATF, इसके बारे में तो बहुत जिक्र होता है। एक APG और है इधर जो लिखा गया APG, एक ये लिखा देखिए APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, 41 कंट्री ग्रुपिंग दैट इज रीजनल एसोसिएट ऑन द FATF। तो
एफएटीएफ तो बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन एपीजी अभी नहीं पूछा है। तो एपीजी को हम और एफएटीएफ को दोनों पढ़ेंगे। तो एफएटीएफ का फॉर्म हुआ था, एफएटीएफ G7 कंट्रीज ने फॉर्म करा था, जो अभी हम पढ़ के आए हैं वही कंट्रियों ने 1989 में इनिशिएटिव ऑफ G7 फॉर्म करा था। इसका केवल एक ही काम था, मनी लॉन्ड्रिंग देखने का। क्या काम था? मनी लॉन्ड्रिंग देखने का, ठीक है। बाद में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। तो अब दो काम है इसके, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। कोई पूछे एफएटीएफ के क्या काम है तो दो काम गिना दीजिएगा। 1989 में बना है, G7 कंट्री के इनिशिएटिव से बना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस, ठीक है। ये इसका काम है। ऐसे ही एपीजी, एपीजी क्या होता है? एपीजी एफएटीएफ की एक रीजनल ग्रुपिंग है, याद रखिएगा। एपीजी जो है वो अलग नहीं है। एफएटीएफ, एशिया पैसिफिक ग्रुप, इज वन ऑफ द रीजनल एफिलिएट्स ऑफ द एफएटीएफ। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप केवल एक ग्रुप का पार्ट है जो एशिया की जो कंट्रीज हैं उन्हीं का। एफएटीएफ के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि एफएटीएफ के बाहर है। तो एफएटीएफ की एक रीजनल एफिलिएट है एपीजी। एपीजी में कितने मेंबर आते हैं? यहाँ लिखा भी है 41 कंट्री। बस आपको ये याद रखना है, एपीजी में 41 कंट्रीज आती हैं, याद रखेंगे। ऑफ दिस 11 कंट्रीज आर आल्सो द मेंबर ऑफ द हेड एफएटीएफ। इसमें से ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है 41 कंट्रीज आती हैं एपीजी में। एपीजी में इंडिया भी है, एपीजी में पाकिस्तान भी है, दोनों कंट्रीज हैं 41 में इनमें। तो आपको ये याद रखना है। तो दो चीज याद रखनी है, एफएटीएफ और एपीजी, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद नहीं रखना है, एक ये याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मामले एफएटीएफ एपीजी दोनों देखते हैं। ऐसा नहीं, एपीजी का क्या काम है? एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो कंट्री जो एशिया की पार्ट है और पैसिफिक रीजन की पार्ट है वो इसके पार्ट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइजीरिया सस्पेंड ट्विटर इंडेफिनेटली। तो बस अब ये पूछ सकते हैं रिसेंटली किस कंट्री ने ट्विटर को बैन कर रखा है, तो नाइजीरिया, और कुछ नहीं पूछा जाएगा बस। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया भी हो सकता है, देखिए बैन कर दे, क्या है भगवान जाने। आपको बस याद रखना है नाइजीरिया वर्ड, और कुछ नहीं। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था। हम अपने गांधी जी की हमने एंट्री करा दी थी साउथ अफ्रीका में, फिर गांधी जी को हमने इंडिया में बुला लिया था, फिर हमने उनसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में अच्छे से काम करवाया। उन्होंने बहुत अच्छा करा मेहनत वहाँ, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत आसानी हो गई है अपना जीवन यापन करने में। उसके बाद जब गांधी जी ने इतना काम कर दिया तो लोगों को और भरोसा हो गया गांधी जी पे। उसके बाद क्या हुआ, सडनली जब ये हमारे तीनों कार्यक्रम हो रहे थे उसी समय पे, क्योंकि ये तो 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुए थे सब दोनों। उसके बाद सीधे 1919 की बारी आती है। 1990 में रोवाल्ट एक्ट हुआ था। इसी के बारे में जो हम सेडिशन लॉ आज के टाइम पे पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ ये उसी टाइप का है, सेडिशन के टाइप का ये जो हम पढ़ते हैं 124A ऑफ आईपीसी, सेडिशन एक्ट। इसमें क्या बोला गया था, किसी को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। तो यही है, रोवाल्ट एक्ट में यही बोला गया था। एक कमेटी फॉर्म हुई ब्रिटिशर्स की वजह से, कॉल्ड सिटीजन और इंक्वायरी कमेटी। उसका नाम ही ये रखा गया, सिटीजन और इंक्वायरी कमेटी, हेड बाय रोवाल्ट। जो उनके हेड थे उसी के नाम पे इसको एक्ट रखा गया। इसको हेड करा था सिटीजन कमेटी को रोवाल्ट ने, उन्हीं के नाम पे एक्ट बन गया। वे दे पुट रिपोर्ट ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर +1 एग्जीक्यूटिव मेंबर रिजाइन। नायर रिजाइन कर दिए थे। जब ये एक्ट को पार्लियामेंट में रखा गया तो जितने भी इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर थे उन्होंने सबने रिजाइन दे दिया। ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर रिजाइन +1 एग्जीक्यूटिव, सारे लेजिस्लेटिव तो समझ में आता है, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रिजाइन किया। इस एग्जीक्यूटिव मेंबर का ही नाम पूछा जाता है, जिनका नाम था नायर साहब। नायर साहब ने रिजाइन करा था। एक तो इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्ट क्या बोलता था, रोवाल्ट एक्ट में प्रॉब्लम क्या थी जो सबने रिजाइन कर दिया? इसने बोला कि हम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को खत्म कर देंगे। मतलब ये तो बोल लेते कि हम आजादी देंगे, लेकिन ये क्या था, खत्म करने के लिए था। किसी को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट एंड 2 years जेल। यही बात अभी सेडिशन जो आज के टाइम पे हो रहा है वो भी यही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो गवर्नमेंट सीधे उस पर सेडिशन का चार्ज करके उसको अरेस्ट कर देती है अप टू 1 year। तो यही चीज इसमें आई थी कि इसमें हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट 2 साल के लिए। इसी के अपोजिशन में सब लोगों ने रिजाइन दे दिया था, लेजिस्लेटिव मेंबर ने और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने। कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर है? नायर साहब है। इसके अपोजिशन में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को बुलाया। गांधी जी की सत्याग्रह सभा याद रखिएगा कब आई है, रोवाल्ट एक्ट के बाद ही आई है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट। इसी एक्ट को हम बोलते हैं ब्लैक एक्ट। तो ये जो मैंने सर्कल करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एक्ट, सत्याग्रह सभा, नायर साहब, रोवाल्ट, ये ठीक है। जब ये इतना काम हो गया, जब इस एक्ट को हमने ब्लैक एक्ट बोल दिया, तो 3 डेट्स और इंपॉर्टेंट है। मैंने डेट्स वाइज लिखा है। 6 अप्रैल 1919 ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई। 9 अप्रैल के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बुला ली थी। और 13 अप्रैल, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल को जलियांवाला मैसेकर हुआ। ये तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। वहां लोग इकट्ठा हुए थे, क्यों? प्रोटेस्ट करने के लिए, फॉर किचलू एंड सत्यपाल, पीसफुल प्रोटेस्ट। कोई उधर हंगामा करने के लिए इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनको बचाने के लिए वहां लोग इकट्ठा हुए थे। डायर, जो जनरल डायर थे, उन्होंने इंपोज कर दिया सेक्शन 144, 144 आज भी धारा लग जाती है, आपको पता है ना।
ये पुरानी, ये सब आप देखेंगे ना, आईपीसी सीआरपीसी ये सब मकौले के टाइम का ही है, जो मकौले ने डिजाइन कर रखा है, आज भी हमारी कंट्री वही फॉलो कर रही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। यहां तक कि आप हर साल देखेंगे बहुत सारे लॉ जो है खराब हो जाते हैं तो उनको निकाला जाता है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो ओवरलैप करता है और इंडिया ने उसको चेंज ही नहीं करा, केवल जो अंग्रेजों के समय के जो लॉ है उन्हीं को चलाए जा रहे हैं। तो डायन ने इंपोज कर दिया सेक्शन 144। गांधी जी ने जब भाई इतने लोगों की किलिंग हो गई, मास किलिंग हो गई, यहाँ पे सब मास किलिंग हो गई, तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया मूवमेंट। गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई इतनी किलिंग मैं नहीं देख सकता, विड्रॉ कर लिया मूवमेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिला था नाइटहुड का, ये टाइटल का नाम है, और उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया अंग्रेजों को। तो याद रखेंगे, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया मूवमेंट, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपना टाइटल उन्हें मिला था, नाइटहुड का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला था, वो उन्होंने वापस कर दिया अंग्रेजों को आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ठीक है, अब हमारा इतना काम हो गया, फिर हम आगे चलते हैं, ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमारा आ गया खिलाफत मूवमेंट, सीधे 1919 के बाद 1920 में हमारा आ गया खिलाफत मूवमेंट। ये क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी हमारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, जितने भी लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड, किस पे, टर्की पर। तो टर्की में क्या होते हैं, खलीफा होते हैं, खलीफ कैलिफ जो बोलते हैं, जो मुस्लिम के जो हेड होते हैं उनको खलीफा बोलते हैं। तो उन पर अटैक कर दिया, तो मुस्लिम फियर में आ गए। एस चापेकर ब्रदर अरेस्टेड। चापेकर ब्रदर कौन है ना, जिन्होंने मारा था चापेकर ब्रदर ने, ये अलग है, अभी मैं चापेकर ब्रदर आपको बताऊंगा इसके आगे कौन थे। इन्होंने मारा था किसी को, बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस रेन डेग है, उनको इन्होंने मारा था, अब मैं बताऊंगा, आगे आएगा, बस आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग इन दिल्ली सेशन फॉर्म अ खिलाफत कमेटी। तो मुस्लिम लीग ने दिल्ली सेशन में खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी फॉर्म एट बॉम्बे ऑल्सो। खिलाफत कमेटी एक बॉम्बे में भी बनी, और उसने डिमांड करा क्या, 3 डिमांड, कि खलीफा जो है, कैलिफ जो है, वो रिटेन करेंगे होली प्लेसेस पे, वो होली प्लेसेस पे ही रहेंगे। कैलिफ गेट प्री वॉर टेरिटरीज, जो उनको ये पास पहले से जो उनकी एरिया थी वो उनको वापस दिया जाए। सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन नॉट गिवन टू एनी मुस्लिम रूलर। तो ये जो कंट्री है किसी मुस्लिम रूलर को ना दी जाए। ये 3 डिमांड थी जो खिलाफत कमेटी की बनी थी। पैन इस्लामिक मूवमेंट पूरे इंडिया में चला ताकि यूनाइट कर सके मुस्लिम को। 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्व्स फेल हो गई थी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन जो थी मुस्लिम की बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। इसके बाद हंटर कमीशन का भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। हंटर कमीशन क्यों बना था, जो जनरल डायर ने जो ये इंपोज कर दी थी 144, उसको चेक करने के लिए सही है कि नहीं। तो भाई हंटर कमीशन ने तो कह दिया कि जनरल डायर ने बहुत अच्छा काम करा, तो जनरल डायर ने ऑल्सो नॉट कंडेम जनरल, हंटर कमीशन ऑल्सो नॉट कंडेम जनरल डायर, तो इससे भी लोगों की आशा खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद लीडिंग गिवन टू गांधी। जब लोगों को लगा कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इलाहाबाद में लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते गांधी जी, अब आप हमारी हेल्प करिए। तो सारा जो कॉन्फ्रेंस थी वो गांधी जी के हाथ में चली गई। इसके बाद गांधी जी अपने एक नए बड़े मूवमेंट के साथ आएंगे, जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब आने शुरू होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत से इतने सवाल होते नहीं है जनरली, लेकिन ये पढ़ते जा रहे हैं तो मैंने बता दिया, इससे कुछ ऐसा सवाल बनता नहीं है। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि खिलाफत से कोई डायरेक्ट स्टैटिक सवाल पूछा हो, लेकिन है तो पढ़ लिया हमने। तो आज की न्यूज़ इतनी है। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम shiva_tyagi_st, और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट और सारी पीडीएफ्स मिलें, इसलिए हम उस पर नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। ऑल्सो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमें पसंद करते हैं तो, और लाइक कर सकते हैं अगर और अच्छा लगता है तो, और कमेंट कर सकते हैं अगर और अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अच्छा, आज का सवाल है, किन क्लाउड्स को हम रेन बियरिंग क्लाउड्स बोलते हैं। ये एक सवाल मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो उसमें पूछा गया है विच क्लाउड्स आर कॉल्ड रेन बियरिंग क्लाउड्स। किन क्लाउड्स को हम बोलते हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स से सवाल है। ज्योग्राफी का आपका स्टैटिक पोर्शन है, एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, तो आप जाके रीड भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।